हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी एक एमसीक्यू बेस्ड सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपीएससी और एचएएस को फोकस में रख के प्री लेवल के हिसाब से जो आप अपने एग्जाम में एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, खासकर हम लोग यहाँ करंट जनरल अवेयरनेस को फोकस में रख रहे हैं। तो वैसे मैं स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाता हूँ। इस सीरीज को हमने मंथ वाइज शुरू किया था, तो आज की क्लास में हम लोग नवंबर 2022 को फोकस में रखेंगे और इस क्लास को कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो कि स्टूडेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने प्री लेवल के एग्जाम। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है जुड़ा हुआ, आपको ये फोटो से वैसे समझ में आ चुका होगा, हमारी कंट्री के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे एट प्रेजेंट इंडिया के सीडीएस कौन है। जो पिक्चर में इनका असल में नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सीडीएस से जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी, ये जरूर देख लिया करो। करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि सीडीएस बनाया जाए, ये पोजीशन बनाई जाए, इसको रिकमेंड किया गया था शिकायतकर कमेटी के द्वारा। दूसरी कह रही है कि ये हेड होते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के। और थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इस पोजीशन को क्रिएट किया गया था, एम था कि कोऑर्डिनेशन अच्छा किया जाए ट्राई सर्विसेज में। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आपस में कैसे मिलकर काम करती है उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा किया जाए। कहीं ना कहीं कारगिल की वॉर में ये रियलाइज किया गया था कि आर्मी और एयरफोर्स में उस टाइम पे इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। वही एक मेन इवेंट था कारगिल की वॉर, जिसके बाद ये रियलाइज किया गया कि हमको एक ऐसी पोस्ट चाहिए, हमको एक ऐसा ऑफिस चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब स्टूडेंट्स इनमें से आपको सही करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, सेकंड गलत है। जो कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था उसका यहाँ पर नाम ठीक से लिखा गया और ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहे, वो मेन पर्पस है इसको बनाने का। तो शिकाटकर कमेटी जो थी, इसको हेड करे थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीबी शिकाटकर। इन्होंने रिकमेंड किया था कि हम पोस्ट क्रिएट करते हैं सीडीएस के, और थिएटर कमांड्स के बारे में भी बात की गई थी। जैसे आज आप देखते हो कि आर्मी की कमांड है, एयरफोर्स की कमांड है, नेवी की कमांड है। थिएटर कमांड में तीनों फोर्सेज होती है, जैसे एक ही कमांड में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक ही जगह पे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर में ट्राई सर्विसेज कमांड है। ठीक है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई थी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, असल में ये ना एक पॉलिटिकल काउंसिल जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करते हैं, वो असल में इस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को संभालते हैं। सीडीएस के अंदर ये अथॉरिटी, ये कमांड नहीं आती है। थर्ड, ये जो पोजीशन थी ये बिल्कुल सही बात है, इसको क्रिएट किया गया था ताकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर, और वो बिल्कुल सच बात है। ठीक है, ये यहाँ पर मेन रोल होता है सीडीएस का। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी कंट्री में जो सीडीएस है उसकी जो क्रिएशन थी 1999 की, जो कारगिल की वॉर है उसके बाद असल में क्रिएशन कर, मतलब इसके बारे में बातचीत शुरू की गई थी। जो पोस्ट है क्रिएट की गई थी इन 2019, और जनरल बिपिन रावत जी हमारी कंट्री के फर्स्ट सीडीएस बने। यहाँ पर लिखा गया कि मतलब रिकमेंडेशन थी डीबी शिटारकर कमेटी की। और जो जनरल बिपिन रावत जी थे, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद काफी मंथ्स तक जो पोजीशन थी वो खाली रही, और उसके बाद जो अनिल चौहान जी ये बने हमारी कंट्री के न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, न्यू सीडीएस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। पहली स्टेटमेंट कह रही है, तो पहले तो देखते हैं यहाँ पर पूछ क्या रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई, इसमें से सही बता देनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि 146 कंट्रीज में से 135 रैंक है इंडिया का इन दी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। 2023 के बारे में अभी ये रैंकिंग वगैरह नहीं आई है। ठीक है, ठीक है। देखते हैं इनमें से सही आंसर क्या है। बोथ 1 and 2, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 146 में से 135। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक इंडेक्स है जिसका ये मेन मोटिव है कि आपकी कंट्री में जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में समझना। ठीक है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। 146 कंट्रीज में से 135th रैंक था इंडिया का, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा रैंक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया का रैंक देखना चाहो, किस इंडेक्स में हमको कितना यहाँ स्कोर मिला, क्या कोई इंप्रूवमेंट वगैरह, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया का रैंक 135, इंडिया का ओवरऑल स्कोर, और हमारा 2021 में रैंक था 156 में से 140th। तो जेंडर गैप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए।
ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस, इसके ऊपर हमने एक बार पिछली क्लास में भी क्वेश्चन किया था, इस क्लास में फिर से कर रहे हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है एनर्जी सेक्टर जो है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेज में इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पे जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, बिजली वगैरह बनाते हैं, उससे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो जाती हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि नाइट्रोस ऑक्साइड जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब नाइट्रोस ऑक्साइड अगर रिलीज होगा ना एटमॉस्फेयर में तो ये ज्यादा प्लैनेट अर्थ को गर्म करेगा, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा एज कंपेयर टू CO2। दोनों नाइट्रोस ऑक्साइड की बात करो चाहे आप बात करो कार्बन डाइऑक्साइड की, है दोनों ग्रीन हाउस गैसेस, पर ये कह रहे हैं कि नाइट्रोस ऑक्साइड का पोटेंशियल ज्यादा है ग्रीन हाउस गैस के तौर पे। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, सिर्फ चाइना के पीछे हम लोग, ठीक है। एक स्टेटमेंट तो आपको पढ़ के पता लग गया कि गलत है, जो कि थर्ड, हम सेकंड पे नहीं हम थर्ड पे, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन 3 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो सकता है, बस एक ही तो हो सकता है, बाकी तो सब में थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट अगर आपको सही से पता होती है आप श्योर हो जाते हैं अपने आंसर को लेकर, ठीक है। तो हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है बिल्कुल एनर्जी सेक्टर से होती है, ऑलमोस्ट 70% के आसपास, फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय एनी ग्रीन हाउस गैसेज में, ठीक है, अगर आप देखो नाइट्रोस ऑक्साइड का हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड का उसके मुकाबले कम है, पर हम रिलीज ज्यादा CO2 कर देते हैं, इस वजह से हमको उसकी ज्यादा चिंता होती है। इंडिया थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, सबसे आगे चाइना, फिर यूएस, फिर इंडिया। सोचो यूएस की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले ऑलमोस्ट कितनी 25% से 20% से भी कम है, ठीक है। और फिर भी इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखो पर कैपिटा में यूएस हमसे कई गुना आगे, ठीक है। तो इसके बारे में यूएसए को बिल्कुल सोचना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोस ऑक्साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा पर परसेंटेज बहुत कम है। आगे चलते, दिए गए ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें से क्या होगा ऑफ द सेंटरिंग ऑफ डॉलर ऑन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी सच एज इंडिया। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जैसे जो हुआ भी पिछले कुछ महीनों में, रुपये के मुकाबले डॉलर ऊपर भी गया, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो उससे इंडिया जैसी कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इमर्जिंग मार्केट्स पे? क्या इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा, या फॉरेक्स रिजर्व में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? आपको इनमें से करेक्ट बताने की कौन कौन सी चीजें डॉलर के बढ़ने से मतलब कौन कौन सी चीजें एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिजल्ट हमको देखने को मिलेगी अगर डॉलर यहां पर बढ़ गया, ठीक है। देखते स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑप्शन में भी देखो, एक चीज तो आपको समझ में लग रही है, अगर डॉलर महंगा होगा रुपये के मुकाबले तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों ही बढ़ेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता एकदम से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने लग जाए, वो तो हम ही, उसमें तो हम ही सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि पहली 3 स्टेटमेंट्स में यहाँ पर एक रिजल्ट की तरह हमको देखने को मिलेगी, मतलब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, देखो बिल्कुल बढ़ेगा। मान लो आप कुछ महीने पहले कच्चा तेल मंगवाते थे, आपको $1 का कच्चा तेल मंगवाना पड़ता था, उसके लिए पहले आपको रुपये इकट्ठे करने पड़ते थे, मान लो 78 रुपीज इकट्ठे करके $1 बनता था, और उससे आप $1 जितना कच्चा तेल मंगवा लेते थे। अब डॉलर महंगा हो गया, अब 82 का हो गया, तो अब आपको सोचो एक ही डॉलर इकट्ठा करने के लिए पहले 82 रुपीज इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आप उतना कच्चा तेल मंगाओगे, तो बिल्कुल आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, महंगाई आपके यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं जिसके लिए डॉलर खर्च करते हैं उसके लिए ज्यादा रुपीज लगा देंगे। अब जो कंपनी ज्यादा रुपीज लगा के बाहर से खरीद रही है वो चीज सस्ती थोड़ा बेचेगी, वो महंगी बेचेगी, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, सबसे सिंपल चीज। ट्रेड डेफिसिट बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग इन दी एंड सारा कुछ काउंट करते हैं डॉलर्स में, ठीक है। जब बाहर से जो हम इंडिया ऐसी कंट्री तो ज्यादा ही मंगवाता है बाहर से, ठीक है, बाहर से जो हम मंगवा रहे हैं उसका कॉस्ट हमको ज्यादा आएगा, ठीक है, और जरूरी तो नहीं है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इससे हमको ट्रेड डेफिसिट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अ स्ट्रॉन्गर डॉलर टेंड्स टू ब्लोट इंडिया से इंपोर्ट बिल, मतलब इंपोर्ट बिल तो बढ़ना ही बढ़ना है, डेफिसिट बढ़ेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, ठीक है। और इसमें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है कि डॉलर इतना महंगा हो गया आप खरीद ही नहीं पा रहे, तो आपका डॉलर ही खत्म हो गया, जो श्रीलंका पाकिस्तान के साथ इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो महंगी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन दी एंड आपका क्रूड ऑयल महंगा आएगा बाहर से, तो उससे आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई ने किया भी कुछ टाइम पहले, अगर आपकी कंट्री में डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है तो देखो जैसे मार्केट में प्याज बहुत महंगा होता जा रहा है, तो किस कहीं से अगर प्याज प्याज की एकदम से सप्लाई आ जाए ना, तो डिमांड सप्लाई ठीक हो जाएगी, प्याज का रेट कम हो जाएगा, ठीक है।
जब हमारी कंट्री में एकदम से डॉलर महंगा होता है तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में से थोड़ा सा डॉलर निकालता है और उसको इंडिया की मार्केट में पुश करने लग जाता है। उससे थोड़ी डिमांड सप्लाई थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती है और डॉलर का रेट थोड़ा हमको थोड़ा सा आप कह लो कि ठीक पड़ता है। ठीक है, आई होप पूरा क्वेश्चन आप समझे। और जब मैं एक क्लास बना रहा था 25 मई के हिसाब से डॉलर और रुपये की कन्वर्जन देख लो, तो आज $1 के लिए आपको 82.73 रुपीज इकट्ठे करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दुनिया में जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है और जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिर्फ दो ऐसे इंस्टेंस है, 2 बार ऐसा हुआ दुनिया में जब न्यूक्लियर वेपन्स आज तक एक्चुअली यूज किए गए, टेस्ट वगैरह नहीं यूज किए गए। सेकंड कह रही है कि रशिया के पास स्टॉक है, ठीक है, जो मतलब जो वेपन्स का उनके पास स्टॉक है वो मैक्सिमम है दुनिया में, और उसके बाद यूएसए, मतलब रशिया के पास आज के टाइम पे दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है डर्टी बॉम्ब, जो ये यूक्रेन की वॉर में भी ये नाम यूज हो रहा था, ये एक रेडियोलॉजिकल वेपन है जिसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को कन्वेंशन एक्सप्लोज, मतलब एक नॉर्मल बम में आप क्या करते हो, थोड़ा रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल देते हो, ये डर्टी बॉम्ब होता है। मोलोटोव कॉकटेल, ये क्या है, एक हैंड थ्रोन इम्प्रोवाइज वेपन है, ठीक है, जिसको कि एक कंटेनर के साथ बनाया था। आपने देखा होगा वो जब बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए ना तो वो फेंकते हैं, वो जहां गिरता है बहुत सारी आग सी कर देता है। ठीक है, उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये देखो, ये तो बिल्कुल हमको पता है कि 2 ही बार हुए, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, रशिया के पास बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, थोड़ा सा ही दूरी पे यूएसए। डर्टी बम यही होता है, आप नॉर्मल बॉम्ब में ना थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दो, चाहे वो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहीं से भी बस रेडियो एक्टिव मटेरियल इकट्ठा करके उसमें डाल दो। और ये जो मोलोटोव कॉकटेल है ये भी सही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 1 2 3 4, चारों स्टेटमेंट सही है। तो न्यूक्लियर वेपन आज तक 2 ही बार यूज हुए, हिरोशिमा नागासाकी 1945। 13,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसमें से 90% तो यूएस और रशिया के पास है, रशिया के पास ओवरऑल ज्यादा है। डर्टी बॉम्ब में आप नॉर्मल बॉम्ब में रिलीजिकल मटेरियल डाल देते हो, वो डर्टी बॉम्ब बन जाता है। मोल्टिव कॉकटेल है, जिसको इंडिया में पेट्रोल बॉम्ब भी बोलते हैं, वो एक ऐसे शीशे की बॉटल सी होती है, उसको आग लगाई जाती है, जहां वो गिरती है वहां पर पूरा एरिया को वो जला देती है। ठीक है, आई होप ये चारों स्टेटमेंट्स आपको समझ में लगे। तो दुनिया में जो ऑलमोस्ट 1300 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसमें से सबसे ज्यादा रशिया के पास, फिर यूएसए, फिर आपको मिलेगा चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल ये चीज सच है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये वो कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन खुद का नहीं है। यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड है, टर्की, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स। तो नेटो कंट्रीज में यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके रखता है। ठीक है, आगे चलते। म्यांमार, इंडिया की नेबरिंग कंट्री म्यांमार, कौन कौन सी स्टेट्स उसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर। तो 6 में से कौन कौन सी स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करती हैं विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ म्यांमार? कोशिश करो। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो असल में ऑप्शन बस 1 2 4 एंड 6, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये वो सारी स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती है विद म्यांमार। तो इंडिया ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अगर हम इसी को देखना चाहें एक मैप पे तो आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड हो गया यहाँ पर, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा जो एक एरिया बन रहा है जहां पर इंडिया म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, आई होप इसको देख पा रहे हो। ये जो बॉर्डर एरिया है इसको प्रोटेक्ट करती है इंडिया की तरफ से असम राइफल्स। ठीक है, इंडियन आर्मी और एयर वहां पर आपको डिप्लॉयड देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हाई रिस्क जुरिशन, या फिर जो मीडिया बोलती है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट। तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट होती है, वैसे ब्लैक लिस्ट का असल में मतलब होता है हाई रिस्क जुरिशन। ठीक है, इनमें से एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री आती है? ठीक है, सुन, वेरी सॉरी।
तो क्वेश्चन है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया में से कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 2 और 3। ईरान और नॉर्थ कोरिया ये ऐसी कंट्रीज है, वैसे FATF की ब्लैक लिस्ट में पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं जैसे पाकिस्तान इतना टाइम रहा पर ग्रे लिस्ट में रहा, ठीक है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं ब्लैक लिस्ट कंट्रीज को, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या फिर कहो कि टेररिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर्स है ब्लैक लिस्ट कंट्री, पर आप एक चीज देखो, क्या नॉर्थ कोरिया सच में टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है? जैसे बहुत जल्दी प्लान है रशिया को ब्लैक लिस्ट में डालने का, रशिया क्या सच में टेररिज्म फैला भी रहा है? तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है सोचने वाली, ठीक है। ईरान एंड डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, ये आती हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं ये FATF की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार 24 फेब के हिसाब से अपडेटेड लिस्ट है, ये तीनों दुनिया में आपको मिलेंगी ब्लैक लिस्ट कंट्री। अब चलो ईरान की अलग कहानी है, म्यांमार की अलग, पर नॉर्थ कोरिया को अगर आप एक बिल्कुल हाई टेररिस्ट सपोर्टिव कंट्री बोलोगे तो बहुत ही, मतलब क्या ये डेफिनेशन को ठीक से जस्टिफाई करेगी एक ब्लैक लिस्ट कंट्री की, ये यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पॉस्को के ऊपर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उससे जुड़ी हुई 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है पॉस्को के हिसाब से एक चाइल्ड एक ऐसा इंसान है जो 16 साल या उससे कम उम्र का है, ठीक है। इट डिफाइंस ए चाइल्ड एनी पर्सन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। सेकंड है कि ये ना एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, इसमें मतलब एक मेल चाइल्ड एक फीमेल चाइल्ड के बीच में ये कोई फर्क नहीं करता। थर्ड है कॉन्सेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी विद अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स इज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। मतलब मान लो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसमें जो दोनों जो लोग हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर कंसेंसस है, मतलब उनका अप्रूवल है, फिर भी अगर उनमें से एक इंसान 18 साल से कम का है, ठीक है, तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा अंडर पॉस्को। 3 स्टेटमेंट्स दी गई, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ये जो है ना डेफिनेशन, बस ये गलत है। पॉस्को के हिसाब से एक चाइल्ड होगा 18 ईयर्स एंड बिलो, ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, बिल्कुल मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है। और हाँ, कंसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ये भी एक ऑफेंस माना जाता है अंडर पॉस्को, ठीक है। तो अंडर पॉस्को एक्ट एक चाइल्ड डिफाइन किया जाता है ऐसा एक पर्सन जो कि 18 या उससे कम एज का है, ठीक है। और ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। पॉस्को के अंदर एक चाइल्ड डिफाइंड है पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। अंडर पॉस्को जो कंसेंट है एक चाइल्ड का, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी मतलब कोई अप्रूवल के साथ भी किसी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है बिलो द एज ऑफ 18 तो उसको यहाँ पर पॉस्को के अंदर एक ऑफेंस ही माना जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स सारी ये जो चीजें आपको समझ में लगी, जो पॉस्को का एक्ट अगर आप उसके बारे में और पढ़ना चाहो तो क्लास को पॉज करके पूरा जो एक्ट है पढ़ सकते हो, क्या क्या इसमें चीजें लिखी गई, क्या क्या इसके अमेंडमेंट्स है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चंस वगैरह मुझे डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी सारे सेट्स ऑलरेडी लिए हैं और जो थोड़े बहुत सेट्स हैं मैं टाइम के साथ उनको कंडक्ट करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो।